बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, सितंबर 2022 का अटेम्प्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और हम इस अटेम्प्ट को सॉल्व कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद आवर लेटेस्ट टैक्स लॉ ऑफ टैक्स ईयर 2023। दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ क्वेश्चन अबाउट सेल्स टैक्स। जाहिद एंटरप्राइजेज़ एक बिज़नेस है और ये बिज़नेस करता क्या है? दे आर एक्चुअली डूइंग सम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। जो टैक्स पीरियड जिसकी आपको कैलकुलेशन बनाने को कहा गया है दैट इज़ जून 2022। सवाल की रिक्वायरमेंट में अगर आप मार्क्स देख लें तो इट इज़ 19 मार्क्स क्वेश्चन, सो यू हैव मैक्सिमम 34 मिनट्स टू सॉल्व इट इन एग्जाम सिचुएशन। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक करेक्टेड कंप्यूटेशन बनानी है सेल्स टैक्स की। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर कुछ गलत कंप्यूटेशन इन्होंने बनाकर दी हुई है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आप रीजंस भी लिख कर दें हमें कि जिन ट्रांजैक्शंस को आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो उसकी रीज़न भी हमें बता दें। सो वो डेफिनेटली आप लिख पाएंगे जब आपको एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यूल स्टार्ट इट अप विद अ ब्यूटीफुल हेडिंग। नाम लिखें जाहिद एंटरप्राइजेस, टैक्स पीरियड मेंशन करें, सेल्स टैक्स कैलकुलेशन, ये हेडिंग बन गया जी आपका। सो हम जो पहले कैलकुलेशन बनाएंगे दैट विल बी ऑफ आउटपुट टैक्स एंड इट इज़ सेल्स टैक्स ऑन आवर सेल्स। तो सेल्स का इंफॉर्मेशन ज़रा अब हम देखना शुरू कर देते हैं कि क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। सो अगर आप टैक्सेबल गुड्स बना रहे हैं और रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हैं तो बिल्कुल 17% से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। बट देयर इज अ रेफरेंस ऑफ नोट 1 विच सेज कि इट इंक्लूड्स गुड्स ऑफ रुपीज़ 50 मिलियन सप्लाइड टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। सो अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को कोई सामान सप्लाई किया है जो कि 50 मिलियन उसकी मालियत है, तो उसका कोई स्पेसिफिक अलहदा से अगर आपको ट्रीटमेंट पता है तो पहले वो सोच लें आप। सो विल गो टू आवर नोट्स और नोट्स में हमने एक आइटम पढ़ा हुआ था जब हम सेल्स टैक्स कैलकुलेशन सीख रहे थे। तो रेट ऑफ सेल्स टैक्स में हमने ज़ीरो रेटेड आइटम्स डिस्कस किए, जिसमें हमने कहा कि कुछ आइटम हैं जो फिफ्थ स्केड्यूल में मेंशन हो तो हम उनको, क्योंकि एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान से बाहर की सेल्स है ना, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप कोई सेल करते हैं और वो ऐसे आइटम है जो फिफ्थ स्केड्यूल में मेंशन है तो फिर वो ज़ीरो रेटेड कंसिडर होते हैं। ओके, सो जो फिफ्थ स्केड्यूल के आइटम्स हैं उसकी डिटेल्स आपको अपना स्टडी टेक्स्ट रेफर करना पड़ेगा। सो इट गिव्स यू, दिस इज़ एट पेज नंबर 250 ऑफ योर आई कैप स्टडी टेक्स्ट, जिसमें ज़ीरो रेटेड आइटम्स के ऊपर बात हुई हुई है और इसमें ये 5.3 हेडिंग है जिसको जिसमें बताया हुआ है कि फिफ्थ स्केड्यूल में कौन कौन से आइटम्स हैं जो कैफ में सिलेबस में है। So it says supply of raw material components or and goods for further manufacturing of goods in export processing zone. So अगर export processing zone में अगर आप कोई सामान सप्लाई कर रहे हैं जो कि फिर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में ही इस्तेमाल हो रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, तो फिर वो फिफ्थ स्केड्यूल का आइटम है। मतलब ये कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स ज़ीरो रेटेड चार्ज होगा 0% से। तो इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना कि जब ये इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में आ गई, इसका मतलब ये है कि जो आपकी 180 मिलियन की सेल है इसमें से 50 मिलियन पे सेल्स टैक्स 0% होगा और बाकी 130 पर 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे जब आप सेल्स करेंगे। सो हम अपना ये आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन में इसको क्लियरली मेंशन कर देते हैं। 180 में से 50 मिलियन को आप निकाल दीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर सेल्स टैक्स 17% से चार्ज नहीं होना है और वैल्यू सप्लाई 130 मिलियन होगी 50 मिलियन को माइनस करने के बाद, जिसके ऊपर आप 17% से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 17% सेल्स टैक्स। नेक्स्ट आइटम जो कि आपको सवाल में सेल से मुतल्लिक दिया हुआ है दैट इज़ सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सेल की उसमें भी मज़ीद नीचे एक नोट नंबर सेकंड दिया हुआ है विच सेज कि 20% ऑफ दीज कस्टमर्स आर एंड कंज्यूमर्स। नाउ अगेन हमें टैक्स लॉ में पता होना चाहिए कि इन मामलात को कैसे डील किया जाता है। सो हम ज़रा टैक्स लॉ में नोट्स में जाकर देख लेते हैं कि अगर हम सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने फर्दर टैक्स एक 3% से भी चार्ज करना होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकती है वो गुड्स जो कि
आप सेल तो करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सो वो जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, वो कहाँ पे इस्तेमाल हुई है? वो फेडरल गवर्नमेंट ने पावर इस्तेमाल की है एक एसआरओ इशू करके। सो ये आप अपने स्टडी टेक्स्ट जो आई कैप का है उसी के पेज नंबर 246 पे जाइएगा। यहाँ पर फर्दर टैक्स डिस्कस हुआ है और इधर उस एसआरओ का जिक्र आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ SRO 648 जिसकी के 2013 में इशू हुआ था। इसमें क्या प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ persons on which this further tax 3% not to be charged, और इसमें एक आइटम लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स। सो अगर आप एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करें तो इसका मतलब उसके ऊपर 3% का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो अब आपके पास जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल है सवाल में दी हुई, वो है टोटल 44 मिलियन की। लेकिन इसमें से क्या हो गया, इसमें से 20% आइटम्स ऐसे हैं जो कि आपने एंड कंज्यूमर को सेल किए हैं। तो 44 मिलियन में से 20% पे आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सो हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे जी अपनी कैलकुलेशन में? सो हम पहले तो ये लिख देते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 44 मिलियन, उसमें से 20% आप माइनस कर दें। सो जब आप ये 20% माइनस कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट लेफ्ट ओवर विद 35.2 मिलियन। इसके ऊपर 17% भी सेल्स टैक्स चार्ज होगा और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। लेकिन ये जो 8.8 मिलियन है जो कि 20% था 44 का, इसके ऊपर सिर्फ 17% ही चार्ज होगा, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट आइटम इज़, सो दिस इज़ आर कैलकुलेशन जो कि आपको अब समझ आ गई होगी। एंड कंज्यूमर के ऊपर हमने फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया है। द थर्ड आइटम इज़ क्रेडिट नोट डेटेड 15 जून 2022, और इस क्रेडिट नोट को आपने इशू किया 15 जून 2022 को अपने कस्टमर को, जो कि उस इनवॉइस एक्चुअल इनवॉइस थी 1 दिसंबर 2021 की, और एज्यूम दैट कलेक्टर हैज़ नॉट एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट नोट, अब यहाँ पे आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, सेल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं सेल करता हूँ तो सेलर के पास रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। और अगर आप क्रेडिट नोट इशू करें इसका मतलब ये है कि ये सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। रिटर्न की बात हो रही है। कैसे पता चल रहा है? ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी के अकाउंट के साथ जो सलूक आप करते हैं वही नोट इशू करते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू किया है तो मतलब ये कि आपने किसी पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट किया है। और क्रेडिट इसको कब करोगे? तभी करोगे ना जब रिटर्न होगी। सो इट्स अ मैटर ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से क्या होता है? आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है जी। ना अगर आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो तो उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाता है। ना अगेन आप रेफ़र कीजिएगा, यहाँ पे रूल 22 है सेल्स टैक्स का, और व्हाट इट सेज कि जनाब एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रूल 22, और दिस इज़ इन योर आई कैप स्टडी टेक्स्ट। और इसमें क्या मेंशन है कि इसमें मेंशन ये है कि अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं और इसकी वजह से आपका आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो रहा है, तो फिर आप उस वो जो भी डेबिट क्रेडिट नोट है एडजस्टमेंट वाला, वो 100 मैक्सिमम 180 दिन में इशू करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद इशू करना है तो फिर कलेक्टर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मज़ीद 180 दिन की कलेक्टर परमिशन दे सकता है। तो 180 दिन के अंदर अंदर अगर ये होगा आउटपुट टैक्स रिड्यूस करने वाला काम, तो किया जा सकता है। तो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा काम कि आप क्रेडिट नोट देखें, इशू है 15 जून 2022 को, और 1 दिसंबर 2021 की ये एक्चुअली सेल थी। ठीक है, इनवॉइस आपने 1 दिसंबर 2021 को इशू की और क्रेडिट नोट अब आप 15 जून को इशू कर रहे हैं। तो क्या 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं? आंसर इज़ येस। अगर हो गए हैं, डेज़ की काउंटिंग आप खुद बना लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि उसको इजाज़त नहीं दी कलेक्टर ने कि आपका टाइम मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, हैज़ नॉट एक्सटेंडेड द टाइम। तो इसका मतलब ये क्रेडिट नोट मैं अपनी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकूँगा क्योंकि कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स की इजाज़त मुझे हासिल नहीं है। सो दिस क्रेडिट नोट
will bring no numeric adjustment to my sales tax calculation. Okay, so next item is about garments which have been withdrawn by the owner. ऑनर जो है वो अपने घर ले गया जून 2022 में 4 मिलियन का कपड़ा गारमेंट्स, 4 मिलियन के गारमेंट्स विड्रॉन बाय द ऑनर। नाउ अगर ऑनर अपने इस्तेमाल में ले जाए कोई चीज़ तो फिर उसको क्या करते हैं, उसके लिए सेल्स टैक्स लॉ को देखना होगा कि क्या उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए आप रेफ़र करेंगे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था सप्लाई का। सो सप्लाई का जो डेफिनेशन था उसमें ये लिखा है कि अगर आप पुटिंग टू प्राइवेट बिजन अगर आप ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, तो फिर ये किसकी डेफिनेशन में शामिल है? ये शामिल है सप्लाई की डेफिनेशन में। ठीक है, सो सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है अगर आप प्राइवेट इस्तेमाल में ले आते हैं वो गुड्स जो आपने प्रोड्यूस की हैं, यानी आप मैन्युफैक्चरर भी हो उन गुड्स के। तो ये तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम ये स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब 4 मिलियन का आइटम बेशक वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले गया, लेकिन उसके ऊपर आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। सो गारमेंट्स विड्रॉन बाय द ऑनर, इसके ऊपर आप बिल्कुल 17% से सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन बनाएंगे। ओके जी, सो हमने सेल्स के तमाम आइटम लिख दिए। अब हम यहाँ पे टोटल्स बना लेते हैं। हमारा आउटपुट टैक्स भी टोटल हो गया, फर्दर टैक्स भी, और वैल्यू सप्लाई भी हमने टोटल कर लिया। अब हम इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन बनाते हैं, और इनपुट टैक्स का कैलकुलेशन हम दो कैटेगरीज में रखेंगे, एक फ़िक्स्ड एसेट्स और दूसरे अदर देन फिक्स्ड एसेट्स। और उसकी रीज़न आपको मालूम है कि फ़िक्स्ड एसेट्स पे चूँकि 90% का लिमिट नहीं लगता है, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन फिक्स्ड एसेट्स की हम अलहदा बनाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द आइटम्स गिवन इन आवर क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट आइटम हमें दिया हुआ है दैट इज़ परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो बहुत अच्छी बात है, 140 मिलियन की आपने परचेज़ की है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो बिल्कुल उसने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा 17% से। तो अगर उसने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया है तो आप उसका बिल्कुल इनपुट टैक्स बनाएंगे 140 मिलियन। दिस इज़ स्ट्रेट वे 140 इंटू 17%। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन भी ऐसा नहीं दिया हुआ जो हमें कुछ और सोचने पे मजबूर करे। नेक्स्ट इज़ परचेजेस डेटेड 21 दिसंबर 2021 इन एडवर्टेंटली नॉट क्लेम्ड इन दिसंबर 2021 रिटर्न। अगर आप किसी परचेज़ को क्लेम करना भूल जाएं तो उसके लिए सेल्स टैक्स लॉ ने हमें क्या गुंजाइश दे रखी है, तो हम वो देखते हैं ज़रा। सो वो सेल्स टैक्स लॉ ने हमें कहा ये कि जनाब ऐसा है कि अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल जाएं, इफ़ नॉट क्लेम्ड इन रेलेवेंट टैक्स पीरियड, तो फिर आप उसे 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स में क्लेम कर सकते हैं। जिस टैक्स पीरियड का वो इनपुट टैक्स है उसके बाद छः छः जो टैक्स पीरियड्स आएंगे उनमें से किसी भी टैक्स पीरियड में आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब अगर ये दिसंबर का था और आपने क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो जून 2022 तक आप इसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी हम वो 6 मंथ्स ब्रैकेट में हैं, हमारा जून का ही कैलकुलेशन बन रहा है, तो हम इसको इस मंथ में 10 मिलियन की वैल्यू सप्लाई है और उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स इनपुट क्लेम कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ गैस बिल, जो कि आपने कैश में पे कर दिया। आपने बिल पे किया और कैश में पे कर दिया, और 2 मिलियन 20 लाख रुपए का बिल है। तो इसमें क्या सेल्स टैक्स लॉ आपको इजाज़त देता है कि आप ऐसा कर लिया करें कि 20 लाख की पेमेंट कैश में कर दें और कोई मसला नहीं होगा। सो यहाँ पे हमने सर्टेन ट्रांजेक्शन्स नॉट एडमिसिबल सेक्शन 73, और इसमें कहा था कि 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट को ज़रूरी है कि बैंकिंग चैनल से पे करें, लेकिन इसमें एक्सेप्शन थी यूटिलिटी बिल्स की, यानी कि गैस का बिल आप बिल्कुल यूटिलिटी बिल्स में आता है और आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि इसको कैश में पे करें। तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है, इसका इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता है। आप इस 20 लाख के ऊपर 17% का सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स का पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस। तो कोई बात नहीं, रेंटेड प्रेमिसेस है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखा हुआ क्या है, शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड। आपके पर्टिकुलर्स नहीं मेंशन उस पर, तो फिर क्या 30 लाख रुपए का जो बिल दिया उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं।
तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि सेल्स टैक्स लॉ क्या कहता है। तो सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, और वो क्या है? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एड्रेस वेयर कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। ये ज़रूरी है कि आपके ये पर्टिकुलर्स ये कंडीशंस में आता है। सेक्शन 73 की एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इनपुट टैक्स अगर क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन ये है कि ये जो बिल शेल की अमाउंट है इसके ऊपर इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं अगर उसके बिल के ऊपर पर्टिकुलर्स आपके हों। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो लैंडलॉर्ड के पर्टिकुलर्स हैं। तो इसका नतीजा ये होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ डेबिट नोट, और 20 जून 2022 को आपने इशू किया। समझा देख लेते हैं कि है क्या चक्कर। चक्कर ये है कि डेबिट नोट मतलब आपने किसी पार्टी के अकाउंट को डेबिट किया है। अगर डेबिट किया है और इशू टू सप्लायर, सप्लायर को इशू किया है, सप्लायर को जब आप उससे सामान ख़रीदते हैं तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी बुक करते हैं। और अगर डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब ये कि उसको आपने कुछ रिटर्न किया है। इसका मतलब ये हो कि कोई परचेज़ रिटर्न है। जब परचेज़ रिटर्न होती है तो इनपुट टैक्स रिड्यूस होता है। इनपुट टैक्स रिड्यूस होने से जो गवर्नमेंट के पास पैसे जाने होते हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं? वो गवर्नमेंट के पास जाने वाले पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इनपुट टैक्स को अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले वो डेबिट क्रेडिट नोट में 180 दिन की रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी ना, वो तब होनी थी जब इनपुट टैक्स मैंने बढ़ाना था। उसी को दोबारा जाके पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं तो इनपुट टैक्स को रिड्यूस कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, 180 दिन वाली पाबंदी नहीं है। तो 6 मिलियन का जो डेबिट नोट है उसको बिल्कुल आप इनकॉर्पोरेट कर लें विद अ ब्रैकेट अराउंड इट। चूँकि ये एक रिटर्न्स की फिगर है तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे। ओके जी, डेबिट नोट्स के बाद जो अगला आइटम है दैट इज़ अ पेमेंट। और पेमेंट ऑन आपने की कब है? ऑन 3 जून 2022 अगेंस्ट सेल्स टैक्स इनवॉइस डेटेड 5 अप्रैल 2022। सो ये जो आपने पेमेंट की है ये एक्चुअली आप कर रहे हैं 3 जून को, लेकिन आपने इनवॉइस यानी कि वो जो ख़रीदारी है उसकी जो इनवॉइस है वो 5 अप्रैल की है। नाउ सेल्स टैक्स लॉ क्या कहता है जी इन मामलात से मुतल्लिक, वो हमें पहले नोट्स में जाके देख लेते हैं। सो नोट्स में सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप की कोई अनपेड लाइबिलिटी है, ठीक है जी, क्रेडिट परचेजेस हैं, तो 180 दिन में उसकी पेमेंट करें। अगर 180 दिन में पे नहीं करेंगे तो फिर उसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा जिस भी मंथ में 181वां दिन फॉल करेगा। सो अभी इसको 180 दिन नहीं हुए, डेज़ का कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे है। 5 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाओ और 3 जून तक देख लो क्या इसको 180 दिन हुए हैं। द आंसर विल बी नो। तो अब अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई मसला क्रिएट नहीं होगा, यानी आपकी इनपुट टैक्स की एडमिसिबिलिटी पे कोई हर्फ नहीं आएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो पेमेंट है वो आप अब करें, लेकिन सामान तो पहले लिया होगा। ये तो नहीं लिखा हुआ कि सामान अब मिला है। इसलिए मैं इस वक्त इसकी कोई, क्योंकि आप इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट उस वक्त बनाते हैं और आउटपुट टैक्स, क्योंकि जब सामान सप्लाई होता है। सो सप्लाई तो अभी नहीं हुआ, इसलिए मैं इसकी अभी पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं बनेगा। अगर एक पेमेंट कर रहा होता है 180 दिन के बाद, तो फिर क्या होता है कि जितना भी मैंने इनपुट टैक्स क्लेम किया वो रिवर्स करना पड़ना था, ये इम्पैक्ट आना था इसका। इनपुट टैक्स तो उसी वक्त क्लेम हो चुका है जब आपका सामान सप्लाई हुआ है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, लेट मी जस्ट ये भी लगे हाथों देख ही लेते हैं कि जो टाइम ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन है उसमें सप्लाई किस पे, गुड्स की डिलीवरी और व्हेन इट इज़ मेड अवेलेबल, इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पेमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए वील मेक नो एडजस्टमेंट फॉर दिस, क्योंकि सामान पहले आ चुका है, हम तो अभी सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट 180 दिन के अंदर है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर्स इनवॉइस डेटेड 17 जून 2022 फॉर सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन।
अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें आप ख़ास तौर पे ज़रा ज़हन में रखें कि एक तो ये कि जो सेल्स टैक्स है पाकिस्तान में, वो गुड्स पे भी है और सर्विसेज़ पे भी है, ठीक है जी? सर्विसेज़ पे 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस को इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपना-अपना सेल्स टैक्स खुद लगा लें। इसका मतलब ये है कि पंजाब का अपना लॉ है, सिंध का अपना है, केपीके का अपना है, बलूचिस्तान का अपना है, एजेके का अपना है, ठीक है जी? उसके बाद आपका इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, एजेके चलें इसको छोड़ दें फ़िलहाल, पाकिस्तान की उसकी बात करते हैं। सो आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, सो 5 सेल्स टैक्स के लॉज़ हैं, जो जहाँ-जहाँ सर्विसेज़ रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे उनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। जो गुड्स हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत ये सेल्स टैक्स इकट्ठा करती है गुड्स के ऊपर जो होता है। अब जो गुड्स का जो सेल्स टैक्स है, उसमें अगर कोई गुड्स बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हुई है, अगर कोई सर्विसेज यूज़ हुई हैं, तो उसका फिर इनपुट टैक्स आपने माइनस करना होता है गुड्स के उसमें से, आउटपुट टैक्स में से, ठीक है? जैसे यहाँ पे हो रहा है कि आपने कोई सर्विसेज इस्तेमाल की हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं और उसके ऊपर 13% सेल्स टैक्स ने बताया हुआ है अलहदा से। तो इसका मतलब ये है कि इसका इनपुट टैक्स क्लेम करना है मुझे। तो क्या सर्विसेज़ का इनपुट टैक्स मेरे गुड्स के से आउटपुट टैक्स में से माइनस हो सकता है या नहीं? तो उसके लिए आपने एक दफ़ा इनपुट टैक्स की डेफ़िनिशन अपने स्टडी टेक्स्ट जो आईकैप का है, दिस इज़ एट पेज नंबर 266 एंड हियर द डेफिनिशन ऑफ इनपुट टैक्स हैज़ बीन गिवन एंड इट सेज़ कि प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज़, ये इनपुट टैक्स के डेफिनिशन में शामिल है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो इनपुट टैक्स है ये आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये जो सेल्स टैक्स है, दिस इज़ ऑन सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, और ये वो आइटम थे जो ज़ीरो रेटेड थे। तो इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा आपने किया तो है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीरो रेटेड आइटम्स के लिए है। मतलब ये कि इसका फिर आप सिर्फ़ रिफ़ंड ही क्लेम करेंगे, इसकी कहीं अपॉर्चनमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये इस्तेमाल ही उन चीज़ों के लिए नहीं हुआ जो टैक्सेबल सप्लाईज़ हैं और उनके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। ये तो इस्तेमाल ही उसके लिए हुआ है जो ज़ीरो रेटेड है। तो ये तो सीधा-सीधा पूरी की पूरी फ़िगर रिफ़ंड होगी। ओके जी, एडवांस पेड टू अ कस्टमर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, आपने सॉरी, पेड टू अ सप्लायर, मैंने कस्टमर बोल दिया। सप्लायर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर कस्टमाइज्ड गुड्स, द गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन अक्टूबर। तो भाई जब अक्टूबर में गुड्स डिलीवर होंगी तो तभी उनका सेल्स टैक्स वो भी चार्ज करेगा और आप भी उसका इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। पेमेंट के इससे कोई ताल्लुक नहीं है इनपुट टैक्स के क्लेम का या आउटपुट टैक्स चार्ज करने का। तो इसका मतलब 12 मिलियन की ये जो एडवांस पेमेंट है इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। लास्ट आइटम इज़ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि 20 मिलियन का है। अगेन ये प्लांट एंड मशीनरी हम फिक्स एसेट्स के नीचे मेंशन करेंगे, इस पे 17% सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव नोटेड डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर क्वेश्चन। तो अब हम फोकस कर सकते हैं कि हमारे पास इनपुट टैक्सेस आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला फिक्स्ड एसेट्स का, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि कितना ज़ीरो रेटेड के लिए इस्तेमाल हुआ और कितना बाकियों के लिए। हाँ, इसके लिए हमें पता है कि ये सारे का सारा ज़ीरो रेटेड के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 आइटम्स हैं, इनको अपॉर्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको अपॉर्शनमेंट बनानी पड़ेगी और अपॉर्शनमेंट बनाने के लिए मेरे पास मेक टू हेडिंग्स, फिक्स एसेट्स एंड द रेजिडुअल। जो फिगर है वो कहाँ से मिलेगा आप बता सकते हो? ये रेजिडुअल का फिगर है, सो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये फिक्स एसेट्स का फिगर है, ये मैंने फिक्स एसेट्स के नीचे लिख दिया है। ये किन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे? सो वो दो आइटम्स हैं हमारे पास सवाल में, एक जो हम सप्लाईज करते हैं टू द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि ज़ीरो रेटेड है, और बाकी अदर्स हैं। वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी? वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी, 50 मिलियन के ज़ीरो रेटेड आइटम्स हैं, और बाकी जो आइटम्स बाकी मानदा हैं वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखें तो 178 मिलियन के बाकी आइटम्स बनते हैं। इसमें 50 मिलियन शामिल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया था। सो 178 मिलियन और 50 मिलियन ये वो वैल्यू ऑफ सप्लाईज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं अब इन फिगर्स को अपॉर्शन कर दूंगा। तो अगर मैंने 3.4 को इन हिस्सों में तकसीम करना है तो मैं वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? लेट्स से दिस फिगर इज़ ए,
तो मैं इन फिगर्स को नाम देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि फिगर नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा फिगर नंबर 2 से और डिवाइड करूँगा फिगर नंबर 3 से, तो आई विल गेट टू दिस नंबर, ए मुझे मिल जाएगा। सो इसी तरह से आप बाकी कैलकुलेशन भी बना सकते हैं। यानी अब अगर मुझे बी फिगर कैलकुलेट करना हो एंड लेट्स से दिस इज़ फिगर नंबर 4, तो व्हाट आई विल डू इज़ बी की कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बी 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, डिवाइड करूँगा 3 से, सो आई विल गेट टू द फिगर बी। सो ये आप इस तरह से कैलकुलेशन बना लेंगे, फिक्स एसेट्स की अपॉर्चनमेंट हो जाएगी और इसी तरह इसी असूल पे आप रेजिडुअल की भी अपॉर्चनमेंट बना लेंगे। अब इसमें ज़रा देखें, ये जो ज़ीरो रेटेड वाला है इसका मतलब ये तो सारे का सारा मैं रिफ़ंड ले लूँगा और ये जो है इसका ये आउटपुट टैक्स में से माइनस होना है। लेकिन फ़िक्स्ड एसेट्स वाला वो है जो इसके ऊपर 90% की लिमिट नहीं लगती। तो अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट फ़िगर है वो कौन-सी होगी? सो ये रिफ़ंड की फ़िगर्स हो गई, ये मैं रिफ़ंड लूँगा, ये वाला भी और ये वाला भी। और जो बाकी नीचे दिया हुआ है 19.377018 मिलियन, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, अपने आउटपुट टैक्स में से इसको माइनस कर लेते हैं। सो ये मेरा आउटपुट टैक्स है, इसमें से मैं इनपुट टैक्स माइनस करने लगा हूँ जो कि 19.377018 है। और इससे पहले कि मैं ये माइनस करूँ मुझे एक 90% ऑफ आउटपुट टैक्स बनाना होता है जो कि मैं इस फिगर का 90% बनाऊँगा, तो आई विल गेट टू दिस फिगर। और देखूँगा कि क्या ये जो मेरा इनपुट टैक्स है, लेजिटिमेट इनपुट टैक्स, ये मेरी लिमिट में है। येस, इट इज़ वेरी मच विद इन द लिमिट। तो हम इस 19 मिलियन पॉइंट 377 को माइनस कर लेंगे और जो बाकी जवाब बचेगा उसमें से फिर फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स माइनस कर लेंगे। सो ये हमारी सेल्स टैक्स की वो लायबिलिटी आ जाएगी जो हमने पे ऑफ करनी होगी। इसी तरह जो रिफ़ंड है ज़ीरो रेटेड आइटम्स का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो फ़िगर है ये किस तरह बनी है? ये फ़िगर बनी है, नीचे इसमें आपको वो फ़िगर्स हाइलाइट करके बता देता हूँ। सो ये एक ये आइटम है और इन 2 फ़िगर्स को आप जमा कर लें। सो इन कंबाइनिंग दीज़ 3 फिगर्स यू विल गेट टू द फिगर ऑफ रिफ़ंड। और ये जो फर्दर टैक्स है ये एज़ इट इज़ आपको पे करना है। इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। ओके जी, सो दिस इज़ इट। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको अपने कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।